स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था मराठा साम्राज्य, यानी कि मराठों के उत्कर्ष से संबंधित मुद्दों पे हमने आपसे इसके पहले की क्लास में बातचीत किया था, जिसमें हम बताए थे मराठों के उत्कर्ष के पीछे का कारण क्या था। साथ ही साथ मराठों में आने वाले प्रधान सेनापति के रूप में जो नेतृत्वकर्ता के रूप में शिवाजी आते हैं, उस शिवाजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनकी बचपन से लेकर के राज्याभिषेक होने तक के बीच में जो चुनौतियां आई थी। बीजापुर से संघर्ष किए, मुगलों से संघर्ष किए, आगरा का यात्रा किए, ऐसे जितनी सारी संघर्षों का वो सामना करते हैं, उन सारी संघर्षों के बारे में बताते हुए हमने आपको शिवाजी के राज्याभिषेक से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया था। आज जिस मुद्दे पे हम अपनी क्लास का संचालन करेंगे वो होगा शिवाजी की शासन व्यवस्था से संबंधित बात देखेंगे। साथ ही साथ शिवाजी के समय लगने वाले राजस्व के स्रोत क्या क्या थे, उनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी और शिवाजी की जब 1680 में मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी से संबंधित क्या चलती हैं ऐतिहासिक विवाद हैं, उन सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग तीसरी जो इसकी क्लास लेके आएंगे उसमें हम आपको उत्तराधिकारी के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेशवाओं के अधीन कैसे मराठा साम्राज्य हो जाता है। उस मुद्दे पे हम लोग स्पेशल पेशवा से संबंधित क्लास हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल पूरी गुणवत्ता को कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक निरंतर उपलब्ध करवाता रहूं। सीधे हम चलते हैं अपनी क्लास पे और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो मराठों के उत्कर्ष से संबंधित पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें हम लोग शिवाजी की पहले देखते हैं शासन व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पे करते बातचीत। शिवाजी का जो शासन व्यवस्था था, अगर इनके शासन व्यवस्था पे एक नजर डाला जाए तो इनकी जो शासन व्यवस्था चलती थी, इनके शासन व्यवस्था में इनके कार्यों की सहायता करने के लिए मंत्रियों का एक इन्होंने परिषद बनाया था। जो मंत्री का परिषद बनाए थे उसमें टोटल 8 मंत्री थे और इस 8 मंत्री के गिरोह को अष्ट प्रधान कहा जाता था, उसको अष्ट प्रधान कहा गया। यानी कि शिवाजी की शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख चीज जो दिखाई देता है वो अष्ट प्रधान दिखाई देता है, जो 8 मंत्रियों का एक समूह था। इस अष्ट प्रधान यानी कि 8 मंत्रियों के समूह में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख पद जो था वो सबसे प्रमुख पद पेशवा का प्रमुख सबसे था। पेशवा का पद सबसे प्रमुख पद के रूप में देखा जाता है, यानी कि 8 मंत्रियों में सबसे मुख्य पद जो निर्धारित किया गया था वो पेशवा का पद निर्धारित किया था, जो पेशवा प्रधानमंत्री से संबद्ध ताल्लुकात रखता था। दूसरा जो मंत्री, इनके 8 मंत्रियों में दूसरा जो मंत्री था वो सर ए नौबत था, जो सर ए नौबत सेनाओं का प्रमुख व्यक्ति था, यानी कि सेनापति के रूप में इसको देखा जाता। तीसरा जो मंत्री था उसको आमत्य बोलते हैं, जो राज्य मंत्री के रूप में रहता था और ये राज्य के समस्त आय व्यय का लेखा जोखा करने का काम करता था। शिवाजी के अष्ट प्रधान में आने वाला चौथा जो मंत्री था उसको सुमंत या दबीर कहा जाता था, जो विदेश मंत्रालय से संबंधित राजदूतों या उच्चायुक्तों से संबंधित मुद्दों पे अपने कार्यभार का संचालन करता था। पांचवा जो अष्ट प्रधान का मंत्री था वो था चिटनिस या सुरूनविस, जिसको सचिव के रूप में यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में ये गद्दी का संचालन करता था। छठा मंत्री अष्ट प्रधान का जो था वो वकाय नवीस बताया जाता है, जो वकाय नवीस मंत्री के जैसे था, यानी कि दरबार में, राज दरबार में हर दिन के कार्यों की लेखा जोखा करने का इसको जिम्मेदारी सौंपा गया था। सातवां अष्ट प्रधान का जो मंत्री था वो पंडित राव था, जिसको सदर कहा जाता था और ये धार्मिक कार्यों से संबंधित समस्त लेखा जोखा को रखने की जिम्मेदारी रखता था।
आठवां अष्टप्रधान का जो मंत्री था वो न्यायाधीश था, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसको देखा जाता था। इस प्रकार देखा जाए तो शिवाजी के शासन व्यवस्था में आने वाले जो 8 मंत्रियों की समुदाय थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रमुख पद पेशवा का देखा जाता था, उनमें ये सारे पदों को आप याद रखिएगा। पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, सर नौबत जो सेनापति, आमत्य राज्य मंत्री, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, चिटनीस या सुरुनवीस सचिव होता था, वकाया नवीस जो था मंत्री यानी कि हर दिन के कार्यों का लेखा जोखा रखने वाला, पंडित राव जो धार्मिक कार्यों का लेखा जोखा करता था, सदर कहलाता था, साथ ही साथ न्यायाधीश। इन समस्त बातों को याद रखिएगा। इसके बाद शिवाजी से संबंधित हम लोग देखते हैं राजस्व के स्रोत पर बात करते हैं। शिवाजी के काल में जो राजस्व यानी कि राज्य के संचालन करने के लिए जो राजस्व का स्रोत निर्धारित था, वो 3 तरह से उनके शासन व्यवस्था में टैक्स की वसूली की जाते थे। पहला जो राजस्व का स्रोत था, सबसे मुख्य स्रोत यही था, वो था भूमि कर। जो भूमि कर उपज का 2/5 भाग लिया जाता था, यानी 40% हिस्सा शिवाजी टैक्स के रूप में लेते थे। और ये जो भूमि कर था, ये काठी और मानक छड़ी के पैमाने के आधार पर रखा गया था, और मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे ये आधारित भूमि कर था, जो शिवाजी ने अपनी शासन व्यवस्था में लागू किए थे। दूसरा जो था वो चौथ था, जो 1/4 हिस्सा लिया जाता था। किसी क्षेत्र के बर्बाद न होने की स्थिति में ये टैक्स की वसूली की जाती थी। तीसरा जो कर था, ये सरदेश मुखी कर बताया जाता है, जो शिवाजी की पुश्तैनी कर बताई जाती है। ये पुश्तैनी कर की वसूली ये करते थे, कोई बहुत ही इंटरेस्टेड इसमें वो नहीं थे। ये लेते थे उपज का 1/10 भाग शिवाजी लेते थे, यानी कि सरकारी पैमानों या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो 1/10 कर जो है एक तरह से शिवाजी जो लेते थे ये उचित ही लिया करते थे। 1/10 कर के रूप में, 1/10 भाग के रूप में कर लेते थे। शिवाजी के शासन व्यवस्था राजस्व के स्रोत के बाद अगर एक नजर डाला जाए इनकी सैन्य व्यवस्थाओं पे, क्योंकि शिवाजी भारतीय इतिहास की वो ताकतवर शक्तिशाली शासक के रूप में दिखाई देते हैं, जो मुगलों जैसे इतनी विशाल सेनाओं को धाराशाही करने में तनिक सा टाइम नहीं लगाए थे। इतनी विशाल सेनाओं को अपदस्थ करना, साथ ही साथ छोटे मोटे राजाओं को तो वो अपदस्थ करने में उनको तनिक सा टाइम न लगा। इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करते थे। दरअसल उनकी सेनाओं की जो व्यवस्थाएं थी, मैंने युद्ध नीति के बारे में बताया था कि वो जो युद्ध करते थे लोग, वो छापामार युद्ध की तरफ होता था, जिसको गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। यानी कि सेनाओं को चारों तरफ से घेर लिया जाता था जंगलों में छिप करके, और जैसे दुश्मन की सेना बीच में होती थी तो शिवाजी के चारों तरफ की सेनाएं जो छिपी हुई थी जंगलों में, वो एकाएक दुश्मन पे अटैक कर देते थे। जो छिप करके चारों ओर से एकाएक चारों ओर से घेर करके युद्ध किया जाता था, उसी को भारतीय इतिहास में गुरिल्ला युद्ध नीति या पद्धति कहा जाता है, या छापामार युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो शिवाजी की सैन्य व्यवस्था जो थी उसमें सबसे पहले जो सेना था एक वो पागा सैनिक के रूप में था, जो शिवाजी की नियमित घुड़सवार के रूप में इसको नियुक्त करते थे। ये नियमित घुड़सवारी थी। दूसरा जो था सिलहदार सेना था, ये अस्थायी घुड़सवार था, युद्ध के समय इसको इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा शिवाजी की जो सेना आती है वो पैदल सैनिक के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार शिवाजी अपने सेनाओं को 3 वर्गों में विभाजित करके दुश्मन के ऊपर गुरिल्ला युद्ध नीति का पालन करते हुए धावा बोलते थे, और भारत की बड़ी बड़ी शक्तियों को मिनटों मिनट में क्या करते थे, धाराशाही कर देते थे। शिवाजी के जैसे मृत्यु हो जाती है, मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक ही करवाते हैं। 1680 में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। 27 से लेकर 74 तक की इतिहास मैंने पहले बता चुका था। 74 से लेकर के 80 तक की बातों पे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा काम वो कर रहे हैं, और कुछ काम जो थे उनके उसी समय हमने आपको बताने की कोशिश किया था। जैसे शिवाजी की मृत्यु जैसे 1680 में दिखाई देती है, तो इनके मृत्यु हो जाने के बाद इन्हीं का जो पुत्र था वही उत्तराधिकार के रूप में अगले शासक के रूप में दिखाई देता है।
यानी कि शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी को देखा जाए तो वो राजा राम बताया जाता है। शिवाजी के मर जाने के बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी सूर्याबाई, उनका नाम बताया जाता है। वो सूर्याबाई राजा राम को अगले शासक के रूप में नियुक्त करती हैं और ये राजा राम अपना राज्याभिषेक 1680 में ही रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। जब राजा राम 1680 में गद्दी पर बैठते हैं तो कहा जाता है कि 1680 का ही वो घटना घटित हो रहा है जब राजा राम गद्दी पर बैठ रहे हैं तो शिवाजी का जो एक और दूसरा पुत्र था जिसका नाम बताया जाता है संभाजी, वो संभाजी क्या करता है, राजा राम और इनकी माता जो थी सूर्याबाई, इनको राजा के रूप में यानी कि शासक के रूप में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि शासक बनने की जो अभिलाषा थी वो संभाजी को था। यही कारण है कि संभाजी मराठा सेनापति जो इनके नेतृत्व में थे वो मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते, उसका नाम बताया जाता है हमीर राव मोहिते था। इस हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में कर लेता है संभाजी और अपने पक्ष में करके राजा राम और उनकी माता सूर्याबाई के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। और आक्रमण करने के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि संभाजी जो था वो इस आक्रमण में जीत जाता है और राजा राम और उनकी माता सूर्याबाई को कैद कर लेता है, यानी कि कैद जिंदगी में डाल देता है और 1680 में ही संभाजी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है, यानी कि राजा राम को गद्दी से उतार देता है। जब ये अपना राज्याभिषेक करवा लेता है तो राजा राम, सूर्याबाई यानी कि उनकी माता और अन्नाजी दत्तो, ये तीनों लोगों ने मिल करके संभाजी के विरुद्ध एक संगठन बनाने का काम किए थे ताकि संभाजी की तानाशाही को खत्म करके उसको राजगद्दी से हटाया जाए, राजा राम को दोबारा शासक के रूप में नियुक्त किया जाए। इस तरह से वो जब संगठन बनाने का काम कर रहे थे तो संभाजी ने क्या किया, इसका बहुत ही बुरे तरह से इसका विरोध किया था और इस संगठन में ये लोग असफल हो गए, सफलता नहीं पाए। और यहाँ तक इतिहास बताता है कि संभाजी इतनी ज्यादा बर्बरता का पालन करने लगा कि जो उनकी सौतेली माँ सूर्याबाई थी गद्दी की भूख में आकर के इनकी हत्या भी कर देता है। और हत्या करने के बाद वो गद्दी पर जब बैठता है तो अपने राजकाज की सलाह के रूप में संभाजी जिसको अपना सलाहकार नियुक्त करता है वो कवि कलश को करता है, जो हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान के रूप में माने जाते हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो संभाजी जो था वो तमाम सारी ये परिस्थितियों का सामना करते हुए अंततोगत्वा राज सिंहासन को हथिया लेता है। संभाजी जब गद्दी पे बैठता है तो संभाजी का मुगलों के साथ पंगा हो जाता है और 1685 से लेकर के 1689 तक बताया जाता है कि मुगल और मराठाओं के बीच एक भीषण संघर्ष चला था। और चला भी क्यों ना, क्योंकि मुगलों के तरफ से जो बादशाह था वो औरंगजेब था और मराठाओं के तरफ से जब संभाजी का पिता जब शिवाजी थे तो औरंगजेब और शिवाजी का तो प्राचीन दुश्मनी के रूप में चल रहा था। यही कारण है कि औरंगजेब ने 1685 में मराठा शासक जब संभाजी गद्दी पे बैठे थे तो इनके खिलाफ अपने मुखर्रब खान नामक सेनापति को भेज देता है युद्ध करने के लिए। और 1685 से लेकर 1689 तक मुगलों और मराठों के बीच में भीषण संघर्ष दिखाई देता है। इस संघर्ष का नतीजा ये निकलता है कि जो मुगल आए थे इस मुगलों के सेनापति के रूप में जो था वो मुखर्रब खां था और मराठाओं के तरफ से जो था वो संभाजी था। यानी कि मुखर्रब खां और मराठा यानी कि संभाजी के मध्य जो युद्ध चल रहा है 1685 से 89 तक, इस युद्ध में मराठों की हार हो जा रही है और मुगलों की जीत हो जा रही है। यानी कि मुखर्रब खां जीत जा रहा है, औरंगजेब का सेनापति मुखर्रब खां की जीत हो जा रही है और मराठाओं के तरफ से नेतृत्व करने वाले संभाजी की हार हो जा रही है। संभाजी हार के बाद ये संगमेश्वर के आसपास जा करके छिपे थे अपनी जान बचाने के लिए। कहा जाता है कि जो मुगल सेनापति मुखर्रब खां था ये संभाजी को क्या करता है, संगमेश्वर के आसपास ये जाके छिपे थे, यहीं जाकर के इनकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद भारतीय इतिहास की सबसे बर्बर और सबसे घिनौनी मौत के घाट इनको उतारता।
इतिहास यहाँ तक कहता है कि जब संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी जो थे, इस संभाजी को जब मुखर्रब खां मारता है, मारने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो ये बताया जाता है कि औरंगजेब का जो लड़का था अकबर, जो अकबर आगे हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में हम लोगों ने पढ़ा था, अकबर द्वितीय करके जो आता है, उस अकबर द्वितीय को संभाजी जो था वो अपने तरफ पनाह दे दिया था। औरंगजेब इस बात से काफी नाराज हो जाता है, इसीलिए ये 85 से 89 के बीच में युद्ध होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो सबसे बड़ा कारण ये था कि औरंगजेब के पुत्र जो अकबर को संभाजी ने अपने तरफ शरण दे दिया था। इसीलिए औरंगजेब इस बात से काफी नाराज हो चुका था और संभाजी से युद्ध करना औरंगजेब को काफी जरूरी समझ आ रहा था। ये तो बात अलग ही था कि संभाजी जो थे, इनके पिताजी शिवाजी और औरंगजेब के बीच तो पहले की दुश्मनी थी ही थी, साथ ही साथ संभाजी ने भी अपनी गलती अपने तरफ से देखा जाए तो औरंगजेब के नजर में गलती कर चुके थे, औरंगजेब के नजर में। और वो गलती ये था कि औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को अपनी तरफ कर लिए थे और 85 से 89 के बीच जब युद्ध चल रहा है तो संभाजी को बताया जाता है बुरी तरह से परास्त ही नहीं किया गया, बल्कि बहुत ही घिनौने मौत से उनको मारा गया था। कहा जाता है जब मुखर्रब खां इनको संगमेश्वर में पाता है तो संभाजी की हत्या करके इनकी जो खाल थी, यानी कि जो स्किन है, उसको निकलवा लेता है और यहाँ तक कहा जाता है कि इनके खाल में भूसा तक डाल दिया था। इतनी बर्बर और इतनी घिनौने मौत के घाट इनको उतारा था। जैसे संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो इनके मर जाने के बाद 1689 में फिर ये राजा राम जो गद्दी से संभाजी ने उतारा था, ये 1689 में दोबारा शासक बन जाते हैं और इस बार रायगढ़ को नहीं बल्कि सतारा को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में घोषित करते हैं। ये सतारा की गद्दी पे बैठ करके अब सत्ता की जब बागडोर को संचालित कर रहे थे तो 1700 के आसपास देखा जाए तो मुगलों से संघर्ष करते करते राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। राजा राम जैसे मर जाते हैं तो इनके मर जाने के बाद इनकी जो विधवा पत्नी थी, जिनका नाम ताराबाई बताया जाता है, वो ताराबाई राजा राम के मरने के बाद, यानी कि राजा राम की पत्नी जो थी ताराबाई, वो अपने पति यानी कि राजा राम के मरने के बाद अपने 4 वर्ष के एक मासूम पुत्र जो जिसका नाम शिवाजी द्वितीय बताया जाता है, ये 4 वर्ष के अभी थे, इनको 4 वर्ष की अवस्था में 1700 में ही इनका गद्दी पे ले जाकर इनको बैठा दे रही हैं। 1700 से 1708 तक अगर देखा जाए, 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम के मर जाने के बाद उनकी विधवा पत्नी जो ताराबाई थी, वो अपने 4 वर्षीय पुत्र, केवल 4 वर्ष के लड़के शिवाजी द्वितीय को ले जाके गद्दी पे बैठा दे और गद्दी पर बैठा करके पूरी कार्यभार की संचालन अपने स्वयं करने लगी, क्योंकि 4 साल के लड़के को राजनीति के बारे में क्या पता, वो तो अभी चलना ढंग से नहीं जानेगा, इसीलिए उनको गद्दी पे केवल बैठाई थी और सारा मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका के काम करने का काम जो की थी वो राजा राम की पत्नी ताराबाई की थी। यानी कि पुत्र को गद्दी पे बैठा के शासन की सारी कामकाज वो स्वयं करती थी, ऐसा बताया जाता है। 1700 से लेके 1708 ही तक के वे शासन में रही। इसके पीछे बात यह था, 1707 में देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और संभाजी जो ये यहाँ संभाजी जो लड़ा था, इस संभाजी का जो पुत्र था उसका नाम साहू बताया जाता है। उस साहू को औरंगजेब अपने जीते जी क्या किया था, उसको भोपाल में ले जाकर के कैद जिंदगी में डाल दिया था। कहा जाता है कि जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो संभाजी का पुत्र जो साहू था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए तुरंत अपने कैद जीवन से वो भागा और भागने के बाद वो आता है तो खेड़ा नामक जगह पे 1707 में ही खेड़ा नामक जगह पे देखा जाए तो ताराबाई, यानी कि जो ताराबाई राजा राम की पत्नी थी, विधवा पत्नी, इस ताराबाई से साहू युद्ध करता है और युद्ध में साहू जीत जाता है, ताराबाई हार जाती है। ताराबाई कोई मासूम शासिका नहीं थी, इनके बारे में बताया जाता है कि भारतीय इतिहास में आने वाली एक वीरांगना महिला के रूप में दिखाई देती है। ये बड़े बड़े बादशाहों को के दांत को खट्टा कर दे, इतनी बड़ी वीरांगना सिंघनी के रूप में इनको इतिहास बताता है।
कहा जाता है कि ये शासन काल के समय, अपने शासन व्यवस्था के समय, ये जिन मुगलों से ये सारे लोग हार जा रहे थे, उन मुगलों से ये पंगा ली थी। और मुगलों से पंगा लेके जो मुगल ने रायगढ़, सताला, सिंहगढ़ जैसे किलों पे अपना अधिकार किए थे, उन सारे किलाओं को अपने कब्जे में ले ली थी। ताराबाई कोई ऐसी साधारण महिला के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में इनको एक यशस्वी महिला के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मुगलों से पंगा लेकर के मुगलों ने जिन जिन किलाओं को अपने अधीन में किया था, उन किलाओं को ये छीनने का काम किए थे। 1707 में जैसे खेड़ा का युद्ध होता है, 1707 में, इस 1707 के युद्ध में औरंगजेब के कब्जे से भागने वाला संभाजी का पुत्र साहू जो था, ये साहू ताराबाई को अपदस्थ कर देता है। और अपदस्थ करके साहू ने सतारा में अपना स्वयं राज्याभिषेक करवा लेता है और गद्दी पर बैठ जाता है अगला उत्तराधिकार के रूप में। लेकिन शासन की बागडोर को संचालन करना इसके सर का बोझ जैसा महसूस होता था। यही कारण है कि 1713 के आसपास की ये घटना घटित हो रही है। 1713 में जाकर के इसने एक नए पद का जन्म दे दिया। वो पद था पेशवा का पद, यानी कि साहू के ही समय से मराठों में एक नवीन पद आ गया, पेशवाओं का पद। जो पेशवा, पहला पेशवा 1713 में बालाजी विश्वनाथ को बना देता है और ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो कमान को संचालन करने की जिम्मेदारी इसको देता है। यानी कि अब मराठा साम्राज्य जो चल रहा है, वो मराठा साम्राज्य अब मराठा शासकों के अंडर में नहीं, बल्कि पेशवाओं के अंडर में चला गया। यानी कि इतनी, इसके बाद की जो हम आपको क्लास लेके देंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि मराठा साम्राज्य पेशवाओं के अधीन किस तरह से काम किया, और फाइनली हम लोग देखेंगे तो मराठाओं की शक्ति जो थी वो पेशवाओं के अधीन जब चली जाती है, तो पेशवा इतना धीरे धीरे चालाकी के काम करने लगते हैं कि उन पेशवाओं से मराठे साम्राज्य को अंग्रेज अपने कब्जे में छीन लेंगे। यानी कि जिस मराठा साम्राज्य को शिवाजी ने अपनी ताकत के बल पर मुगलों जैसे सत्ताओं से संघर्ष करके एक राज्य को विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट करने की कोशिश किए थे, उस मराठा साम्राज्य को उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने पेशवाओं के अधीन दे दिया और पेशवा जो थे वो सीधे और अंग्रेजों के हवाले कर देंगे। क्योंकि जो आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा, उस आंग्ल मराठा युद्ध में फाइनली तौर से देखा जाए तो मराठाओं को अंग्रेजों ने समझौते के साथ संपत्ति को अपने अंडर में कर लेता। यानी कि इसके बाद की जो मैं अपनी क्लास लेके आऊंगा उसमें आपको बताने वाला हूँ मराठाओं के अधीन पेशवाओं का शासन व्यवस्था कैसे चला है। ये मैंने पार्ट 2 की वीडियो दिया। इतनी सारी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं, इन सारी बातों का स्क्रीनशॉट, और ये सारी बातें जो है इनका आप नोटबुक बनाते चलिएगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारा भी सहयोग करते चलिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां बातचीत करेंगे आपसे मराठा साम्राज्य पेशवाओं के अधीन जब चला जाता है, यानी कि पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की क्या कहानी है, उन समस्त मुद्दों पे मैं करता हूं अपनी अगली क्लास में बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।